जी, हरिओम जी, नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। जी, आज का कक्षा का जो विषय रहेगा वो रहेगा कि आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी जाएगी इसमें। जी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? हेलो? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। जी जी जी। तो आज की जो कक्षा का विषय रहेगा वो यही रहेगा कि मतलब जो भारतीय शिक्षण संस्थान, जो मैंने ये संस्था बनाई है, इसके मतलब पीछे मेन मूल कारण क्या रहा है। तो इस वीडियो को आप जरा से ध्यान से देखें, और थोड़ा सा मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, तो आपकी प्रतिक्रिया उस हिसाब से रहे। तो जो आ गए हैं वो तो ठीक है, बाकी मैंने मेल वगैरह सबको की है, डाली है। तो इसमें मेन उद्देश्य यही रहेगा कि मैंने भारतीय शिक्षण संस्थान जो है वो किस उद्देश्य से बनाई है, और इसका मूल कारण क्या रहेगा, और इसमें हम कैसे काम कर सकेंगे, और तीसरा कि इसका नाम भारतीय शिक्षण संस्थान क्यों रखा गया है। आप में से जितने भी जुड़े हैं, मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा, किसी भी विद्यार्थी ने नहीं पूछा कि आपने सर, आपने भारतीय शिक्षण संस्थान ये नाम क्यों चूज किया और आपने ये नाम क्यों रखा। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है, मैं ये कह दूं कि हम जो भारतीय हैं और जितने भी सनातनी हैं, ये हर चीज को मान लेते हैं एज इट इज, कि जैसे जो चीज है हम वैसे मान लेते हैं। ये पूरे समाज में आज ना, मतलब पूरे समाज में ये फैल चुका है कीड़ा बहुत तरीके से। तो मतलब ये सनातनियों के लिए, सबके लिए, चाहे वो मूर्ति पूजक है, चाहे वो, है ना, आर्य समाज, मैं किसी को डिफाइन नहीं करता। तो एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करता, पूरे जन सैलाब, जन समूह के बारे में मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने भारतीय शिक्षण संस्थान वो नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको किसी को कोई भी विषय में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई चीज पूछनी है, कोई आपके लिए मन में प्रश्न है, कि आपको कोई प्रश्न करता है कि और आपको उसका जवाब देना नहीं आता है, तो आप में कोई मतलब शंका है, उस शंका को दूर नहीं हो रही है, आपके मन में खटकता है, तो आप वो सवाल जरूर करें कि आपकी कोई भी शंका है उसको दूर किया जाए। मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है, हम एक ऐसी मतलब जन समूह बनाए, ऐसा एक टीम बनाए जिसमें हर एक सनातनी, हर एक भारतीय वो पूरे तरीके से अपने लेवल पर तैयार हो, और वो हर किसी के प्रश्न का उत्तर दे सके, चाहे वो इस्लाम संबंधी हो, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे वो एक मौलवी हो, चाहे वो एक उर्दू का स्कॉलर हो, चाहे वो एक ईसाई पंथ का हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, और किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से हो। तो उस विचारधारा के साथ आप चलो और हर किसी प्रश्न का उत्तर दे सके। तो ये मेरा एक मेन उद्देश्य रहा है इसको बनाने का। क्योंकि आजकल संस्थाएं सब बनती हैं, कार्य सब करते हैं, कुछ उसमें से एक्टिव होते वो भी कार्य करते हैं, बट प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आज की हमारी नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को वो नहीं मिल पाते। तो उन प्रश्नों के उत्तर वो कहाँ जाके ले, वो समाधान किससे करें, ये एक बड़ा ही मेन मुद्दा है। तो उसके उसके ऊपर हम ज्यादा विशेष चर्चा करेंगे। आपको कोई दिक्कत है, कोई भी चीज पूछनी है, कहीं कोई भी चीज में दुविधा है, कोई भी चीज समझ नहीं आती, आप पूछ सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि भारतीय शिक्षण संस्थान ये नाम क्यों रखा गया। भारतीय शिक्षण संस्थान, मैंने जो नाम है ये भारतीय शिक्षण मंडल से प्रेरित होकर मैंने ये नाम रखा है। और इसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जो भारतीय शिक्षण संस्थान है वो भारतीय शिक्षण मंडल की तरह ही काम करेगा। मतलब भारतीय शिक्षण मंडल तो महाराष्ट्र की है, और मुकुल कनितकर जी उसमें मेन बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और मैं भी उन्हें बहुत सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ। तो जो भारतीय शिक्षण मंडल है वो बहुत ही लंबे समय से जो है वो बहुत ही बड़े स्तर पर भारत की शिक्षण व्यवस्था के ऊपर काम कर रही है, एक्टिवली कर रही है, और कितने समय से कर रही है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, और बहुत सी उन्होंने चीजों को सॉल्व किया है। तो मैं ये चीज चाहता हूँ कि भारतीय शिक्षण संस्थान, भारतीय शिक्षण मंडल जो है वो एक तरीके से हमारा आइकन है, कि आने वाला हमारा जो शिक्षण व्यवस्था है, जो हमारी पहले गुरुकुलों में थी, वैसे शिक्षण व्यवस्था को हमें दोबारा स्थापित करना, वैसे शिक्षण व्यवस्था को हमें लेके आना,
और वैसी शिक्षण व्यवस्था से हमें उसको जोड़ना, सभी को जोड़ना, यही मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि भारतीय शिक्षण मंडल जो है वो आज से नहीं, कई सौ देर से, बहुत देर से, कई सौ सालों से काम कर रही है। और उसमें मुझे एक चीज उनकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जो प्रभावित करी, जिससे मैं उनसे फिर भारतीय शिक्षण मंडल से मैं जुड़ा, वो ये था कि उसमें जो है मेन, भारतीय शिक्षण मंडल ने इग्नू में जाकर जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उनके साथ उन्होंने जो है मेन विषय के ऊपर उन्होंने चर्चा करी थी। मतलब हिस्ट्री के मेन टॉपिक के ऊपर उन्होंने चर्चा करी और उन्होंने बताया कि भारतीय की जो शिक्षण व्यवस्था है वो कैसी थी और आज कैसी बनकर रह गई है। ये सारा मुख्य उद्देश्य उनका रहा, उनका था। और उन्होंने जो चर्चा करी है उसमें ये उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज मुझे समझ में आई कि उन्होंने जो है, जो हमारी हिस्ट्री थी उसको उन्होंने ज्यादा जोर दिया कि हमारी हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, हम अपनी हिस्ट्री के ऊपर कैसे काम करें, हमारे इतिहास को कैसे बदला गया। एक यहाँ पर मैं मुख्य और चीज कहना चाहता हूँ कि हिस्ट्री और इतिहास ये एक दो शब्द हैं, इन्हें कभी भी एक साथ इकट्ठा ना करें। क्योंकि जो हमारी शिक्षण व्यवस्था थी, जो हमारा इतिहास है, वही हमारा जो है बहुत पुराना है वो इतिहास। और जो हमारी शिक्षण व्यवस्था थी वो इसी गुरुकुलों में इसी की थी कि हमारी जो ऋषि मुनियों से हमें जो मिला है, प्राप्त हुआ है ज्ञान, वो उनको ही पढ़ाते थे। पर हमारे देश की विडंबना यह है कि कई सौ सालों तक हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुए, बहुत ही लोगों ने आक्रमण किए, बहुत सभी आए यहाँ, और एक ही धर्म के ऊपर, एक ही व्यक्ति विशेष के ऊपर, एक ही समाज के ऊपर बहुत आक्रमण हुए, जिससे हमें जो है बहुत क्षति पहुंची है, बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। उसकी भरपाई हम आज तक नहीं कर पाए। कई कहते हैं, कई दावा करते हैं कि हमने भरपाई कर दी है, बट मेरे हिसाब से आज तक भी भरपाई वो नहीं हो पाई है। जो चीजें हमारी भारतीय व्यवस्था, भारतीय शिक्षण व्यवस्था में थी, भारतीय गुरुकुलों के सिस्टम में थी, वो आज भी हमारी शिक्षण व्यवस्था में वो चीजें नहीं है। और रही बात हिस्ट्री और इतिहास के बीच के फर्क की, वो ये है कि हिस्ट्री जो होती है वो गोरों अंग्रेजों के दिया हुआ नाम है। वो ये है कि हिस्ट्री जो होती है उसको हम राजे महाराजाओं की कहानियां, सिर्फ यही नाम से संबोधन करते हैं, और इसका मतलब यही होता है कि राजे महाराजाओं की कहानियां, वो हिस्ट्री होती है। बट इतिहास, इतिहास जो हिंदी का एक शब्द है और उसका विशेष महत्व है। इतिहास जो आज भी, जो पहले था, है और आगे भी रहेगा, वो सारा, और जो इतिहास है हमारा वो टोटल फैक्ट्स के ऊपर काम करता है। कोई भी कल्पना नहीं है, कोई भी चीज आपको बनी बनाई नहीं लगेगी। इसमें सभी को चीज जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे साथ विपरीत हुआ है, उस घटना का विवरण है, उसके साथ उसका ईयर है कि इससे सन में हुआ, उसकी पूरी एक, मतलब आपको पूरा एक कॉम्पैक्ट चीज मिलती है, जो एएसआई ने किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप सभी उससे फेमिलियर होंगे कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने हमारे इतिहास के ऊपर बहुत काम किया है। और जो हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, उसको बनाने का काम, उसको सामने लेके आने का काम किसने किया है? वो हमारी एएसआई ने किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये हमारा था कि हिस्ट्री और इतिहास के बीच में का फर्क, जो ये समझना बहुत जरूरी है। उसमें दूसरा पॉइंट ये कि अब भारतीय शिक्षण मंडल जो है वो क्या काम करती है, और भारतीय शिक्षण संस्थान जो मेरी संस्था है वो कैसे काम करेगी, ये दोनों। तो भारतीय शिक्षण मंडल से, जैसे मैंने बताया कि भारतीय शिक्षण संस्थान, मैंने भारतीय शिक्षण मंडल से प्रेरित होकर ये नाम लिया। दूसरा कि इन्होंने इग्नू से प्रेरित होकर ये जो है भारतीयों की शिक्षण व्यवस्था जो थी, जो हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, उसको सामने लेके आना, जो सही इतिहास का उसको उजागर करना, और अपने जो है, जो हमारे लेवल पर जो है नए इतिहास को स्थापित करना। नए इतिहास नहीं कह सकते, पुराना ही है, और हमसे जो सच छिपाए गए हैं उसको सामने उजागर करना, लेके आना ही भारतीय शिक्षण मंडल का काम है। और ये बहुत बड़े स्तर पर ये भारतीय शिक्षण मंडल अपना कार्य करती है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है ये, और बहुत ही बढ़िया कार्य कर रही है ये। तो इसमें जो है कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं है। तो भारतीय शिक्षण मंडल जो है वो उसके साथ साथ और क्या कार्य करती है? भारतीय शिक्षण मंडल जो है इसके साथ साथ अपने साथ युवाओं को इतिहास के बारे में जानना, युवाओं को अपनी संस्कृति के बारे में जानना, उन प्रेरित करना, उनको समझाना कि हमारी संस्कृति क्या है। उसके बाद
हमारे जो जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, कठोपनिषद हैं, जो पांडुलिपियां हैं, उनके बारे में बताना। और इससे भी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बहुत बड़े लेवल पर स्तर पर जो भारतीय शिक्षण संस्थान है, भारतीय शिक्षण मंडल है, वो काम करती है। तो उसी से मैंने क्या किया कि जितने भी भारत के शिक्षक हैं, मैं उन सबको जो है ये निमंत्रण देता हूँ और मैं उनका स्वागत करता हूँ कि अगर आप अपने, क्योंकि मैं भी एक टीचर रहा हूँ, मैं भी एक प्रोफेसर रहा हूँ कॉलेज में, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कॉलेज में जितने भी टीचर या विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में जितने भी जो टीचर हैं, वो सब एचओडी के कहने पर चलते हैं। क्योंकि अगर आप एचओडी के कहने पर नहीं चलेंगे तो आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मतलब आज भारत का जितना भी शिक्षक है, भारत के जितने भी टीचर हैं, वो सब अपने अपने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के एचओडी के गुलाम हैं। मैं ये कहूं कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। मैं भी एक शिक्षक रहा हूं, 2017 में मैं शिक्षक रहा था। मेरे साथ 450 बच्चों को मैं अकेला गाइड करता था, उनको समझाता था। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एक शिक्षक के दिमाग में हर एक दिन 50 से ज्यादा नए 100 आइडियाज आते हैं दिमाग में, 50 से ज्यादा एक शिक्षक के दिमाग में। उस समय जब मैं एक शिक्षक था तब की मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ, 2017 की बात है ये। तो 50 से ज्यादा आइडियाज अपने एक शिक्षक के दिमाग में आते हैं, जो वो सुबह को आते हैं और शाम को घर जाने के वक्त वो सारे आइडियाज वहीं खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई जगह नहीं है। और एचओडी से सामने आप जाके बात नहीं कर सकते, उनके आप जाके कह नहीं सकते, और जो ऑर्डर ऑर्डर दे उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो भारत का जो शिक्षक है, वो बहुत ही बड़े स्तर पर गुलाम है, आज भी गुलाम है। हम आजाद नहीं हुए, हम स्वतंत्र नहीं हुए। और जब तक महर्षि चाणक्य जी, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप भारत के या किसी भी देश के को गुलाम बनाना है आपको, तो वहां के शिक्षकों को गुलाम बना लो आप। अगर आप वहां की शिक्षकों को अपना गुलाम बना लेंगे तो 40% से ज्यादा आप उस क्षेत्र को, उस आप राज्य को, उस आप भारत, उस आप क्षेत्र को गुलाम बना लेंगे। वो ऐसा हुआ भी। और आज सबसे ज्यादा जो भारत के शिक्षक हैं वो गुलाम है। हम स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अपने जो दिमाग में आइडियाज है, शिक्षक के दिमाग में आइडियाज आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाने का मतलब कि हम अपने हिसाब से आज बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। हम अपने हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, आने वाले समाज को हम अपने हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, उनको अपने जो दिमाग में आते आइडियाज वो नहीं बताएंगे। और कई सौ विश्वविद्यालय में, कई सौ स्कूलों में जो ऐसी रोक लगी हुई है कि आप जो भारत के जो है विषय में, भारतीय संस्कृति के बारे में आप बात ही नहीं कर सकते। मतलब इतनी ज्यादा रोक लग चुकी है इसमें। आप जैसे आप कॉन्वेंट स्कूल के आप उठा लें, जितने भी मतलब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप सब जो है आपने भारतीय संस्कृति के विषय के बारे में कम बोलना है। उनको साफ किया जाता है आपको अंग्रेजी बोलनी है, आप हिंदी नहीं बोल सकते। आप हिंदी बोलोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, आपका पे आउट कम हो जाएगा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी। मतलब पूर्ण रूप से वो आपको अपनी संस्कृति में ढालना चाहते हैं और भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो आपको नहीं चलाने देंगे। क्योंकि भारत के जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है, उनका मेन मुख्य उद्देश्य यही रहा था कि हम भारत की शिक्षण व्यवस्था को जो है वो स्थापित दोबारा नहीं होने देंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी और वो सफल भी हो, आज वो बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। आज आप देख लें, हर एक बच्चा जो भी पढ़ाई करता है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, वकील है, प्रोफेसर है, कुछ भी है, उसको आईलेट्स का एग्जाम देना जरूरी हो चुका है। अपने प्रोफेशन में ऊपर वो काम तो कर रहा है, अपने प्रोफेशन के बारे में तो वो बता ही रहा है, बताए ना बताए, वो उसको आईलेट्स देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाएगा, उसको बाहर जाके नौकरी मिलेगी अच्छी, वो एक अच्छी पे स्केल पे काम करेगा, उसके बाद वो उसका गुलाम हो जाएगा, बस खत्म। उसके बाद हमारी संस्कृति का प्रचार कहाँ गया, हमारे वेदों पुराणों का प्रचार कहाँ गया, हिंदी भाषा का प्रचार कहाँ गया? ये सब मिली भगत है जो कईयों से सालों से चलती आ रही है और आज तक चलती आ रही है। तो इस हमें जो इस ऐसी शिक्षण व्यवस्था को है वो स्थापित नहीं होने देना। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप कॉन्वेंट स्कूलों में हैं, कोई बात नहीं, आप विश्वविद्यालय में हैं, कोई बात नहीं, आप जहां भी अपने स्तर पर हैं, कोई बात नहीं, आप कार्य करें, अपना पढ़ाएं,
क्योंकि आपकी ड्यूटी करनी भी जरूरी है, आपका पहला काम है, क्योंकि अपने घर के खर्चे निकालना, अपने घर का भरण पोषण करना, पालन करना सबसे जरूरी है। बट 1% मैं सिर्फ कहता हूं, भारत के जितने भी शिक्षक हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, उनसे मैं यथापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि आप सब जो है अपने लेवल पर, आप जहां भी हैं, आप जिस भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कृपया वो चीज खुल के बच्चों को सबको बताएं कि हम जो है भारत की जो है शिक्षण व्यवस्था को दिक्कत है कोई भी, क्योंकि आजकल भारत के जो बच्चे हैं वो जब टीचिंग प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं, उसमें जाते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि हमको सर टीचिंग करनी कैसे है, हमको पढ़ाना कैसे है, अपनी बात को कन्वे कैसे करना है, वो इसी बात पे फोकस नहीं कर पाते। और मोस्टली जो बच्चे हैं ये सब धक्के खा के उसके बाद उनका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वो अच्छे टीचर बन पाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भारत की जो शिक्षण व्यवस्था है टोटल, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल है, चाहे वो आईसीएसई, चाहे वो सीबीएसई, चाहे वो किसी भी राज्य का अपना हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, कुछ भी हो, आप हर जगह में कहीं भी हैं, आप अपना पढ़ाएं, अपने प्रोफेशन पे ध्यान दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर उसके साथ साथ आप एक संडे जो है वो जरूर निकालें और यहाँ पर बच्चे जुड़ेंगे। मैंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है भारतीय शिक्षण संस्थान, इसका नाम ही यही है और इसका नाम चेंज नहीं होगा। ये मैंने 2017 में इसका नाम मैंने सोच लिया था, इसको मैंने स्थापित किया, बनाया कि भारतीयों की शिक्षण व्यवस्था वो कैसी होनी चाहिए। मैं आज पंजाब प्रांत में हूँ, पंजाब प्रांत से हूँ मैं। पंजाब में यहाँ तक आप ये ले लो कि यहाँ पर पंजाब में पंजाबी के अलावा हिंदी तक नहीं है। यहाँ हिंदी है, बहुत ही नाम मात्र है, स्कूलों में हिंदी है, जहाँ यहाँ हिंदी शिक्षक संघ है, काव्य गोष्ठी होती है, समितियां हैं हिंदी जो काव्य गोष्ठी करती हैं, बस वहां तक हिंदी सीमित है। बट यहाँ के गांव में देख लो आप, पंजाब के गांव में, यहाँ के राज्यों में देख लो आप, हिंदी कहीं नहीं है यहाँ। बट फिर भी आप मेरा फ्लो देखकर आप जजमेंट कोई लगा दे कि मुझे कह दे कि मैं पंजाब से हूँ, मतलब ऐसा हम मैंने जो है बना के रखा है। आप किसी भी तरीके से जो है आप अपने जो है लेवल पर काम कर सकते हैं। मैंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और जो भारत के जितने भी शिक्षक हैं वो सभी आए और अपना 1% जरूर सहयोग एक संडे को जरूर दें, चाहे कोई भी समय आए। आप व्हाट्सएप में आए, आप जिस समय आएंगे आपका आपका स्वागत है, आप जिस समय मर्जी आए, हम उस समय मीटिंग रखेंगे, बच्चों को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, सारी व्यवस्था करनी मेरी जिम्मेदारी। आपको आना है, आपको उस विषयों के बारे में बताना है जिस विषयों के बारे में महाविद्यालयों के बारे में चर्चा होती है, जो वहाँ की शिक्षण व्यवस्था के बारे में चर्चा होती है, जो वहाँ के आप रोज चीज ऑब्जर्व करते हैं और वो चीज आपके मन में दबी होती है, वो दबा के आप वैसे ही घर ले आते हैं जैसे आप सुबह गए थे। मतलब जो सुबह आपके मन में उठने से पहले, एक शिक्षक के मन में, मैंने पहले बताया कि 50 से ज्यादा आइडियाज आते हैं दिमाग में, रोज रोज जाते हैं दिमाग में आइडियाज। अगर वो सारे आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट कर लो तो बहुत बढ़िया हम अपनी शिक्षण व्यवस्था को बना सकते हैं। और मैंने ये संकल्प लिया है, मैं आज मेरी इतनी उम्र है कि मैं एडहॉक बेसिस पे टीचर था, मैं यूजीसी का एग्जाम दे के बढ़िया सेट हो सकता था, मेरी बढ़िया जॉब लग सकती थी, बहुत बढ़िया जॉब लग सकती थी। मुझे टीचिंग में जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे टीचिंग करनी बहुत अच्छा लगता है, मैं आज भी टीचिंग करता हूँ। बट मैं कॉलेज में सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, महाविद्यालय में पढ़ाता नहीं हूँ मैं। और मैंने ये संकल्प लिया कि मैं टीचिंग कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाऊंगा, मैं करूंगा। मुझे टीचिंग में जाने की तमन्ना है, मैं जाऊंगा। और मेरे में तड़प भी है कि मुझे टीचिंग में जाना है, क्योंकि मेरी माता जी टीचिंग में थी, मेरी नानी माँ जी वो भी टीचिंग में थी, मेरी पढ़ नानी माँ जी वो भी टीचिंग में थी, मेरी पढ़ नानी माँ भी टीचिंग में थी। मतलब जेनेटिकली जीन्स में मेरे अंदर वो टीचिंग वाले गुण है, तो टीचिंग तो मैं करूंगा। मतलब जो आज मैं टीचिंग से, प्रोफेशन से दूर हुआ हूँ, उसका मेन कारण है कि मैं एक तड़प में हूँ। और मैंने अपनी तड़प ये बरकरार रखनी है जब तक एक स्कूल या एक गुरुकुल स्थापित नहीं हो जाता, जिसमें जो है हम ऐसी एक जो है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय बनाए जिसमें एक भी एचओडी नहीं होगा। मतलब वो ऐसा स्कूल होगा, ऐसा महाविद्यालय होगा और उसमें टीचिंग प्रोफेशन भी सब होंगे, टीचिंग भी सब करेंगे, उसमें जो है एक भी एचओडी नहीं बनेगा। ये मेरा पहला वादा और पहला संकल्प है, मैं इसको चाहे मैं 60 साल का हो जाऊं, मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा।
जिस दिन आपने सारे एचओडी जो है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सब में आपने एचओडी खत्म कर दिए, उस दिन भारत की शिक्षण व्यवस्था जो है वो भारतीय हो जाएगी। भारत के गुरुकुलों की जो शिक्षण व्यवस्था थी वही आज के विश्वविद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था हो जाएगी। 50 से ज्यादा % हो जाएगी। ये तो मेरा पक्का, मेरा खुद का आजमाया हुआ ये मतलब है कि भारत की शिक्षण व्यवस्था इसीलिए ही आज पीछे है, इसीलिए आज कमजोर है, क्योंकि वहां पर जो एचओडी है वो उनको गुलाम बनाया हुआ है। क्योंकि अगर आप किसी टीचर को अपना गुलाम बना लेंगे, किसी शिक्षक को अपना गुलाम बना लेंगे, अगर वो पूरी तरीके से जो है गुलाम उसको बना लेंगे, तो आपका देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आप स्वतंत्र होके भी गुलाम हैं। आप अपनी भाषा में जो है विकास नहीं कर सकते, आप अपनी भाषा में जो है रिसर्च नहीं कर सकते। मुझे आप बता दीजिए, जो जितने भी टीचर में कॉलेज के प्रोफेसर हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, उनमें से कितने प्रोफेसरों ने जो है अपनी खुद की पुस्तक लिखी हो, ये मुझे बता दें। हिंदी के नहीं, अंग्रेजी के, हिंदी के और संस्कृत के, गुजराती के और अपनी जो भी आपका राज्य है उसकी मूल भाषा को जोड़ के छोड़कर जितने भी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़ाते जो टीचर हैं, मुझे एक का भी नाम ले दीजिए कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपनी पुस्तकें प्रकाशित करी हैं, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करी हो। कॉमर्स डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो साइकोलॉजी के हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे वो किसी भी विषय के हैं, अगर उन्होंने पुस्तकें प्रकाशित करी होंगी तो इधर से पुस्तकें उठा ली, इधर से पुस्तकें उठा ली, विषय उठा लिया, उसको तोड़ मरोड़ के अपना नाम लगा दिया और पुस्तक बन गई, जी मेरे नाम की पुस्तक बन गई, हो गया काम। ऐसा करते हैं सब, मतलब अपनी खुद की नाम की पुस्तक जो है वो नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि जो आपकी भाषा है, वो जिस भाषा में आप पढ़ाते हैं, जिस भाषा को हम बोलते हैं, जिस भाषा में हमने सारी पढ़ाई करी है, वो भाषा आपकी है ही नहीं, वो किराए की भाषा है। और उस भाषा में आप ज्यादा विकास नहीं कर सकते, उस भाषा में आप ज्यादा विकास नहीं कर सकते, उस भाषा में आप ज्यादा चीजों को याद भी नहीं रख सकते, आप में वो विकास नहीं होगा उतना। आज जितने भी जो महानुभाव यहाँ आए हैं, जो महोदया आई हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, तहे दिल से उनका बहुत आदर सम्मान करता हूँ मैं। और आप सब ये बता दें, आप ये सब मुझे बता दें कि जितने भी जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते जो टीचर हैं, वो जितने भी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाते हैं, ये जितनी भी माओ हैं, सबने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी बच्चे जो स्कूलों में अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाते हैं, उनके बच्चों के दिमाग के ऊपर 3 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, 3 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है उनके दिमाग के ऊपर। मतलब आप अपनी भाषा में अगर पढ़ाएंगे तो आपके बच्चों के 3 से 4 गुना प्रेशर कम दिमाग में पड़ेगा, उनको चीजें ज्यादा स्मरण भी होंगी, चीजें स्मरण करने में जल्दी होगी, उनका दिमाग चलेगा और उस विषय में उनके दिमाग में आइडियाज आएंगे नए नए। आप दूसरी किसी भाषा में ले ले, उसमें आइडियाज नहीं आएंगे आपको। उसका मुख्य कारण मेन यही है कि उस भाषा में जो वो भाषा है वो किराए की भाषा है, वो हमारी भाषा नहीं है। उस भाषा में हम सोच नहीं सकते, उस भाषा में हम लिख नहीं सकते, वो हमारी भाषा नहीं है और हमारे दिमाग के ऊपर वो लोड डालती है भाषा। इसी कारण जो है आज महानुभाव जितने भी जो है रिसर्च हैं, जो जितने भी पुस्तकें प्रकाशित होते हैं विश्वविद्यालय में, जितने भी हैं, वो जितने भी होती हैं, वो आज का आधा % भी नहीं है जितनी हमारी गुरुकुलों के समय में प्रकाशित होती थी। जितनी हमारी जो पब्लिशिंग, बुक पब्लिशिंग की जितनी भी जो थी रिकॉर्ड था, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारा था। आज 2nd या 3rd नंबर पर भारत है पूरे वर्ल्ड में बुक पब्लिशिंग में, बट ये अभी आधा स्तर है। ये मतलब ये आप समझ लें कि अगर आप अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी भाषा में आप सिखाएंगे, तो आपके बच्चे जो है कल को वो गुलाम बन के रह जाएंगे, उनके ऊपर दिमाग में प्रेशर पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो मतलब आप अपने बच्चों को जो है वो अंग्रेजी भाषा में नहीं, अपने जो है राज्य की भाषा में, जो आपके गवर्नमेंट स्कूल है उनमें पढ़ाएं। अच्छा, आप कहेंगे जी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे को स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जी हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, हम तो कॉन्वेंट में पढ़ेंगे। अगर हम अपने राज्य की भाषा में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे अरे क्या कर दिया अपने बच्चे को, गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, गवर्नमेंट स्कूल में क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, क्या हुआ, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया आपने? नहीं, आपने अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं किया, आपने अपने बच्चों का भविष्य संवार दिया।
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अपनी राज्य की मूल भाषा में जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको वो इतिहास लंबे समय तक स्मरण रहता है, उनको वो चीजें लंबे समय तक स्मरण रहती हैं और वो ज्यादा उस चीज में रिसर्च कर सकते हैं, अपनी बुक्स प्रकाशित कर सकते हैं, पब्लिशिंग कर सकते हैं, उसको विषय को जैसे मर्जी आगे सोच सकते हैं। बहुत उसके बाद उसको संस्कृत से लिंक करके उसमें आगे संस्कृत के माध्यम से वेदों में आप रिसर्च कर सकते हैं। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देखें आप, कितनी सबसे ज्यादा रिसर्च होती है और वो सबसे वर्ल्ड के कितने नंबर में जाना जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऐसे तिरुपति विश्वविद्यालय, वो संस्कृत का विश्वविद्यालय, चिन्मय विश्वविद्यालय विद्यापीठ है केरलम में, वो भी बहुत अच्छा रिसर्च करता है। तो इस तरह से मतलब कई विश्वविद्यालय जो बहुत ही अच्छा रिसर्च करते हैं। बट मैं ये सभी शिक्षकों को यहाँ जो है इस विषय में मैं ज्यादा बात करता हूँ कि भारतीयों की शिक्षण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, भारतीयों की शिक्षण व्यवस्था पर ज्यादा काम करें। भारतीयों की शिक्षण व्यवस्था अगर सुचारू हो जाएगी, भारतीय सभी अपनी मूल भाषा को जान लेंगे, तो आप में जो है जो शिक्षा व्यवस्था है जो आज अभी है, जो हम सभी ऑब्जर्व करते हैं, वो आप से 50% ज्यादा आसान हो जाएगी। मतलब आप ये समझ लें कि आज जो शिक्षण व्यवस्था है वो आसान है, आपके बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब वो इससे भी ज्यादा 50% और आसान हो जाएगी। तो हमारे बच्चे मतलब क्या कुछ कर सकते हैं, आप सोच के देखिए। मतलब ये जो परमात्मा ने हमें जो गॉड गिफ्ट ये ब्रेन दिया है, इसकी स्मरण शक्ति बहुत है, हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम अपनी स्मरण शक्ति का इस्तेमाल करें, अगर हम अपने जो है सही भाषा का चयन या चुनाव करें, तो आप जो है ज्यादा आप जो है अपनी शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बना सकते हैं, ज्यादा विषयों को हम स्मरण रख सकते हैं, बच्चे जो है हमारे वो ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, उनका ब्रेन ज्यादा शार्प होगा, बाकी चीजों में भी वो सबसे आगे रहेंगे। और एक मिनट, वैसे मुझे अभ्यास तो बहुत लंबे समय तक बोलने का है, बट कई बार जो है कई विषय में आपकी देखिए लगन होनी चाहिए, है ना? आपकी जो लगन है वो लगन आप में अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में वो समर्पण भाव, आप में वो लगन, वो सब चीज होनी चाहिए। अगर आप में वो चीज है तो आप किसी भी विषय में बात कर सकते हैं, कोई भी आप टॉपिक ले सकते हैं, किसी भी विषय को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा बात मैं आप खुद की अपनी बात बताता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ सबको, मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता था, अर्थशास्त्र। तो मैंने जो है 2 साल अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा में पढ़ा, सब बहुत ज्यादा अंग्रेजी भाषा में पढ़ा, और मैं पूरे अपने कॉलेज में फर्स्ट आया था। मैंने बहुत मतलब अचीवमेंट्स हासिल करी, और मतलब कॉलेज के टीचर जब मैं पढ़ने जाता था तो मेरी प्रेजेंटेशन इतनी होती थी कि मुझे बच्चे पहचान नहीं पाते थे। अगर मेरे पास बैग ना होता तो मुझे बच्चे समझते थे कि आप सर टीचर हैं, जब मैं पढ़ता था तभी। तो मैं मतलब मेरा बैग अगर मेरे पास होता था तो मुझे कोई जान सकता था कि आप एक स्टूडेंट है, इसे मुझे कोई स्टूडेंट नहीं कहता था, क्योंकि मेरी इतनी प्रेजेंटेशन इतनी मतलब मेरी होती थी सारी। मैंने 2 साल लगातार जो है अंग्रेजी भाषा में अपनी अर्थशास्त्र को पढ़ा। 2 साल मैंने जब अर्थशास्त्र को पढ़ा तो उसके बाद मैंने 2 साल फिर उसके बाद उसको हिंदी भाषा में पढ़ा। अब सोच नहीं, मैं भी नहीं सोच अचमंजस में पड़ गया था कि मुझे किसी ने बताया था कि आप अपनी मूल भाषा को अपनाएं। मैं इस सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बट जब हम इसे खुद एक्चुअली में अप्लाई करते हैं ना तो मजा तभी आता है उन चीजों का। तो मैंने उसके जो है उसको जो है ना अपनाया था मैंने। तो मैंने उसको जो है अपनाने के बाद मैंने क्या किया, उसमें विषय में मैंने देखा कि जो मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा था वो मेरा ठीक था, बट मैंने उसको जब हिंदी भाषा में पढ़ा तो मतलब मुझे 50 गुना ज्यादा उसमें से चीजें मिली जो मुझे अंग्रेजी भाषा में नहीं मिली। मतलब ये समझ लें कि मैंने हिंदी भाषा में जब मैंने पढ़ा तो मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मुझे सिर्फ 50% ही पता था अर्थशास्त्र का। फिर मैंने उसको जब हिंदी भाषा में पढ़ा तो मुझे पता लगा कि हाँ, अब ये भैया 80 90 100% तक मैं पहुंचा हूं मैं अब। तो इतना ज्यादा अच्छा, अब हिंदी भाषा में पढ़ा तो उसके बाद स्मरण शक्ति हो गई, स्मरण शक्ति बढ़ गई, उसके बाद चीजें याद रहने लग गई। अंग्रेजी भाषा में चीजें याद थी, सब कुछ था,
बट ज्यादा लंबे समय तक आप नहीं रह सकते, रटू तोता की तरह होता है। हिंदी भाषा में था, अंडरस्टैंडिंग थी, और एक बारी ये पढ़ने में ही याद हो जाती है, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं। तो ये मेरा एक छोटा सा एक उदाहरण है कि अर्थशास्त्र की एक जो विषय है वो बहुत ही टेक्निकल विषय होता है। इसमें डायग्राम्स, चार्ट, बहुत कुछ होता है इसमें। तो ये पूरी मार्केट का, इकोनॉमी की एनालाइज होती है इसमें। तो ये एक विषय है, ये बहुत ही मतलब टेक्निकल होता है, इसको बड़े ध्यान से करना होता है। अगर छोटी सी भी आपने कहीं चीज भी आपका पॉइंट छूट गया तो आपको चीजें समझ नहीं आई। तो जब मैंने इसे अपनी हिंदी भाषा में पढ़ा तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, अरे यार मैंने तो मतलब 50% भी नहीं पढ़ा था। हिंदी भाषा में पढ़ने के बाद मुझे 50% से ज्यादा मतलब मैंने चीजें ये हासिल की, सीखी। तो वहां से मैंने ये अपनाया कि आपको जो है सभी को, हमें अंग्रेजी भाषा को छोड़कर अगर आपको बीए एमए करना है, 10th प्लस 2 तक जो हो गया कोई बात नहीं। आपको जो है आगे अगर अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में ये चॉइस होती है कि आप अंग्रेजी भाषा में पेपर दें या हिंदी भाषा में पेपर दें, आप किसी भाषा में पेपर दे सकते हैं। तो उसमें आप हमेशा हिंदी भाषा का या अपने राज्य की कोई भाषा उसका चयन करें। उसमें चयन करने के बाद आपको मुख्य तौर पर आप जो है आसानी से पेपर देंगे, एक ही अटेम्प्ट में आपका पेपर जल्दी क्लियर होगा, आपकी प्रोफेशनलिज्म ज्यादा आएगा, आपकी मास्टर डिग्री करने की वैल्यू तभी बढ़ेगी। नहीं तो भैया स्नातक करके, मास्टर डिग्री करके आपके पास डिग्रियां तो होती हैं पर उसकी नॉलेज नहीं होती, उसका तजुर्बा नहीं होता, तो कागज के टुकड़े लेकर घूमने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कागज के टुकड़ों की कोई वैल्यू नहीं है आजकल जब तक आपको नॉलेज नहीं है। आज हमें भी बहुत, मतलब आज 2020 चल रहा है, आप ये समझ लें कि आज बहुत कंपटीशन का जमाना है। कितना कंपटीशन, तो 2050 तक आने तक कितना कंपटीशन और बढ़ जाएगा ये आप अंदाजा भी हम अभी नहीं लगा पा रहे। बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा हमारे, मतलब आप ये समझ लें हमारे जो पूर्वज थे, मतलब हमारे दादा परदादा जी जो थे सब थे, उनकी लाइफ हमसे बहुत आसान थी। मतलब करते हैं, कोई काम करते हैं, नहीं करते हैं, चल जाता था। तो उसमें जो है, उसके बाद जो है उसके बाद जो है जी ठीक है, कितनी लिमिट रह गई है टाइम कभी भी? जी ठीक है। तो आपको सभी को अगर कुछ भी चीज पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं, कोई भी किसी में विशेष में चर्चा करनी है तो आप कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि 40 मिनट से ज्यादा आप मतलब वीडियो है नहीं बना सकते, 40 मिनट ही मतलब टाइम होता है रिकॉर्डिंग का, उसके बाद रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। तो अच्छा मुझे आप इसमें ये भी बता दें कि रिकॉर्डिंग करने के बाद इसको यूट्यूब पे कैसे डालना है, मुझे यूट्यूब पे भी इसको डालना है। तो आपको अगर किसी विषय में कोई चर्चा करनी है, कोई किसी में बताना है कोई चीज, या कोई दिक्कत है, कोई समस्या है कहीं पर भी, तो आप जो है बता सकते हैं। जी नहीं महोदय, अभी तो कोई डाउट नहीं है इस वक्त तो। जी जी, इसमें 40 मिनट का टाइम होता है सिर्फ? जी हाँ, 40 मिनट का ही टाइम होता है, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे आ गया एक बार कि ये मीट कभी भी ओवर हो सकती है एट एनी टाइम। एक्चुअली मैंने टाइम नोट नहीं किया स्टार्टिंग में, मैंने गलती की। अच्छा अच्छा, तो इसको यूट्यूब पर कैसे शेयर करना है वो मुझे भी जरा मतलब थोड़ा सा ना इसका आइडिया नहीं है इतना। ओके, उसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है। अभी आप ये रिकॉर्डिंग रख लीजिए अपने पास, हाँ, फिर यहाँ पर देखते हैं। स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है कि स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है कि आप स्टॉप कर सकते हैं। तो मैं जी, स्टॉप करके स्टॉप कर दीजिए। जी जी जी। तो आपको अगर कोई चीज पूछनी है तो मतलब पूछ ले, या कोई मतलब डिस्कस करनी है तो डिस्कस करना है, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ तो फिर हम नहीं नॉर्मल मीटिंग में आ जाएंगे। नहीं, आप स्टॉप कर दो बस अभी। जी जी जी।